नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल साहित्य सुधा में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम हिंदी विषय से UGC नेट JRF की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हमने 10वीं यूनिट की लगभग सभी विधाओं को पूरा कर लिया है। और आज हम हमारी 10वीं यूनिट में लगे एक डायरी नुमा निबंध एक साहित्य की डायरी को पढ़ेंगे, जिसके रचयिता श्री गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं। इस विधा को शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर भी कीजिए। वीडियो को पूरा देखें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम गजानन माधव मुक्तिबोध जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मुक्तिबोध जी का जन्म 13 नवंबर सन 1917 को ग्वालियर के एक कस्बे में हुआ था। इन्होंने BA तक की शिक्षा प्राप्त की थी और ये वामपंथी विचारधारा के कवि थे। इनकी मृत्यु 11 सितंबर सन 1964 को हुई थी। इनके द्वारा बहुत सारा लेखन कार्य हुआ है, लेकिन इनकी 3 प्रमुख कृतियाँ जो हैं, एक साहित्य की डायरी, चांद का मुंह टेढ़ा है, मुक्तिबोध की रचनावली, ये 3 प्रमुख हैं। इनकी अन्य रचनाओं को भी हम जानेंगे, लेकिन वे हम तब पढ़ेंगे जब 5वीं यूनिट हम करेंगे और ब्रह्म राक्षस इनकी कविता जो हमारी 5वीं यूनिट में लगी हुई है उसको पढ़ेंगे। तब मैं इनके बारे में और भी आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगी, क्योंकि हमारी ये कृति काफ़ी लंबी है, इसीलिए देर ना करते हुए हम इसकी शुरुआत करते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध जी जो हैं वो तार सप्तक के पहले कवि हैं। आप सभी जानते होंगे कि तार सप्तक की रचना किसने की थी? सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अगे जी ने की थी। और ये जो मुक्तिबोध जी हैं ये उनके पहले कवि हैं। एक साहित्य की डायरी गजानन माधव मुक्तिबोध जी की अत्यंत प्रसिद्ध रचना है। ये असल में एक डायरी नहीं है। जैसे कि डायरी होती है जिसमें हम अपने जीवन के अनुभवों को लिखते हैं या जीवन की घटनाओं को लिखते हैं, ये वह डायरी नहीं है। हमें ये भ्रम होता है कि ये एक डायरी है, लेकिन ये डायरी नहीं है। ये दरअसल वसुधा पत्रिका में एक कॉलम लिखा जाता था जिसका नाम था एक साहित्य की डायरी। ये उसमें कॉलम लिखते थे डेली, और यही इनके लिखे हुए कॉलम जो हैं वो एक साहित्य विधा के रूप में, एक पूरे निबंध के रूप में बाद में किताब के रूप में छापे गए थे, जिसको नाम भी एक साहित्य की डायरी ही दिया गया था बाद में। तो ये डायरी, एक साहित्य की डायरी का प्रथम पांडुलिपि सन मार्च 1964 में भोपाल में इन्होंने ये डायरी जो है पहली बार प्रथम पांडुलिपि श्रीकांत वर्मा जी को दी थी। और ये डायरी सन 1957, 58 और 60 में जबलपुर से निकलने वाली वसुधा पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और इसका दूसरा प्रकाशन 25 जून सन 2000 में ज्ञानपीठ के द्वारा किया गया था। ये इम्पॉर्टेंट बात है, ये आप सभी ध्यान रखिएगा कि पहली बार ये डायरी जो है ये किसको दी गई थी? तो ये डायरी जो है श्रीकांत वर्मा जी को दी गई थी। चलिए देख लेते हैं। एक साहित्य की डायरी के पहले संस्करण की पांडुलिपि सन मार्च 1964 में भोपाल में मुक्तिबोध जी ने मुझे सौंपी थी, ये श्रीकांत वर्मा जी ने कहा है। उस पांडुलिपि में कटुयान और काव्य सत्य और कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी शीर्षक किस्तें नहीं थीं। इसमें 13 प्रकरण हैं डायरी में, जिसमें से जो 3 प्रकरण हैं ये पहले इसके संस्करण में नहीं थे और ये बाद में उसमें जोड़े गए थे, जिसमें एक पहला प्रकरण है कटुयान और काव्य सत्य, दूसरा है कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 1,
और कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 2। ये 3 संस्करण बाद में जोड़े गए थे। डायरी शब्द एक भ्रम पैदा करता है और यह गलतफहमी भी हो सकती है कि मुक्ति बोध की ये डायरियाँ भी तिथिवार डायरियाँ होंगी, लेकिन वास्तविकता यह है कि एक साहित्य की डायरी केवल उस स्तंभ का नाम था जिसके अंतर्गत समय समय पर मुक्ति बोध जी को अनेक प्रश्नों पर विचार करने की छूट न केवल संपादन की ओर से बल्कि स्वयं अपनी ओर से भी होती थी। उस पत्रिका में वे लिखते थे, उस कॉलम का नाम था। वसुधा के पहले नागपुर के नया खून साप्ताहिक में वह एक साहित्य की डायरी स्तंभ के अंतर्गत कभी अर्ध साहित्यिक और कभी गैर साहित्यिक विषयों पर छोटी छोटी टिप्पणियाँ लिखा करते थे। देखा हमने कि ये एक स्तंभ था जिसके अंदर वे छोटी छोटी टिप्पणियाँ लिखा करते थे अलग अलग रूपों में, और जो अलग अलग रूपों को एक संकलन के रूप में प्रकाशित किया गया। प्रस्तुत डायरी में केवल वसुधा में प्रकाशित किस्तों जो स्वयं में स्वतंत्र निबंध है, यानी इसके जो 13 प्रकरण हैं ये सभी अलग अलग प्रकरण हैं और अलग अलग स्वयं में एक निबंध हैं, को शामिल करने का उनका उद्देश्य यही था कि वे ना तो सामयिक टिप्पणियों को साहित्य मानते थे और ना ही साहित्य को सामयिक टिप्पणी। वस्तुतः जैसा कि श्री अदीब ने लिखा है कि मुक्ति बोध जी की डायरी उस सत्य की खोज है जिसके आलोक में कवि अपने अनुभव को सार्वभौमिक अर्थ देता है। यह जो डायरी है यह कवि के अनुभव हैं, वो क्या महसूस करता है। इसके जो ये 13 प्रकरण हैं इसमें कवि के मन की बात है, तो ये हमें उसी ढंग से समझनी होंगी। और ये जो डायरी है इसमें जो उन्होंने वार्तालाप जो दिया है वो उनके काल्पनिक मित्र केशव के साथ वार्तालाप को उन्होंने दिखाया है। काल्पनिक क्योंकि मुक्ति बोध जी फैंटेसी में बहुत लिखते थे। फैंटेसी यानी कल्पना से भी बड़ी कल्पना, मतलब अपनी फैंटेसी में लिखते थे वो बहुत ज़्यादा। जैसे उन्होंने ब्रह्म राक्षस कविता भी लिखी है, तो ऐसे ही उन्होंने ये जो डायरी में एक मित्र से वो बात कर रहे हैं और वो मित्र काल्पनिक है। चलिए उसका भी थोड़ा सा भाग मैं आपको बता देती हूँ। तीसरा क्षण का थोड़ा सा डायरी का हिस्सा मैंने यहाँ लिया है। आज से कोई 20 साल पहले की बात है। मेरा एक मित्र केशव और मैं दोनों जंगल में घूमने जाया करते। पहाड़ पर चढ़ा करते, नदी पार किया करते। केशव मेरे जैसा ही 15 वर्ष का बालक था, किंतु वह मुझे बहुत ही रहस्यपूर्ण मालूम होता। उसका रहस्य बड़ा ही अजीब था। उस रहस्य से मैं भीतर ही भीतर बहुत आतंकित रहता था। केशव ने ही बहुत पहले मुझे बताया कि इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना किसे कहते हैं। कुंडलिनी चक्र से मुझे बड़ा डर लगता। उसने हठ योगियों की बहुत सी बातें बड़े ही विस्तार के साथ वर्णन की। केशव का सिर पीछे से बहुत बड़ा था, आगे की ओर लंबा और विस्तृत था। माथा साधारण और घनी बाहों के पीछे काली आँखें बहुत गहरी, मानो 2 कुएं पुतली के कांच से मढ़े हों। यह भी लगता कि उसकी आँखें और जमी हुई हैं। आँखों के बीच नाक की शुरुआत पर घनी बाहों की दोनों पट्टियाँ नीचे झुककर मिल जाती थी। कभी कभी नाई द्वारा वह इस मिलन स्थल पर बाहों के बाल कटवा लेता, लेकिन उनके रोए फिर आते। आँखों के नीचे फीका पीला, लंबा, शिथिल और उकताया हुआ थका चेहरा था। ऐसा उन्होंने केशव का जिक्र किया है कि उनका जो मित्र था केशव, वह इस प्रकार की काया का था। तो डायरी की बात करें तो हम ये डायरी में 13 प्रकरण हैं। इन प्रकरणों के नाम इस प्रकार हैं, आप इन्हें नोट कर सकते हैं। तीसरा क्षण
एक लंबी कविता का अंत, डबरे पर सूरज का बिंब, हाशिए पर कुछ नोट्स, सड़क को लेकर एक बातचीत, एक मित्र की पत्नी का प्रश्न चिन्ह, नए की जन्म कुंडली 1, नए की जन्म कुंडली 2। वीर कर, विशिष्ट और अद्वितीय, कटुयान और काव्य सत्य, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 1, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 2। ये 13 प्रकरण हैं इसमें, जिसमें से मैंने अभी आपको बताया कि नीचे के जो ये 3 प्रकरण हैं ये पहले संस्करण में नहीं थे। दूसरा संस्करण जब ज्ञानपीठ द्वारा छपवाया गया तब ये प्रकरण इसमें शामिल हुए थे। तो चलिए, इस डायरी को एक दिन में पूर्ण करना तो संभव नहीं है, तो आज हम इसका केवल तीसरा क्षण वाला जो हिस्सा है उसको समझेंगे और कल हम बाकी का हिस्सा समझेंगे। तो तीसरा क्षण मैं आपको बता देती हूँ। मनुष्य का व्यक्तित्व एक गहरा रहस्य है। तथ्य का अनादर करना, छुपाना, उससे परहेज करके दिमागी तलघर में डाल देना न केवल गलत है वरन उससे कई मानसिक उलझनें उत्पन्न होती हैं। मुझे लगता है कि मन एक रहस्यमय लोक है। उसमें अंधेरा है, अंधेरे में सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ गीली हैं, सबसे निचली सीढ़ी पानी में डूबी हुई है। वहाँ अथाह काला जल है। उस अथाह जल से स्वयं को ही डर लगता है। इस अथाह काले जल में कोई बैठा है, शायद मैं ही हूँ। गांधीवाद ने भावुक कर्म की प्रवृत्ति पर कुछ इस ढंग से जोर दिया कि संप्रश्न बौद्धिक प्रवृत्ति दबा दी गई है। असल में यह गांधीवादी प्रवृत्ति प्रश्न, विश्लेषण और निष्कर्ष की बौद्धिक क्रियाओं का अनादर करती है। किसी वस्तु या दृश्य या भाव से मनुष्य जब एकाकार हो जाता है तब सौंदर्य बोध होता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, वस्तु और उसका दर्शन, इन दो पृथक तत्वों का भेद मिटाकर जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से तादात्म्य प्राप्त कर लेता है तब सौंदर्य भावना उदित होती है। सारे दर्शन का मूल आधार सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप की कल्पना है। स्वपक्ष और वस्तु पक्ष की परिकल्पनाएं और उन दो पक्षों के परस्पर संबंध की कल्पना के आधार पर ही दर्शन खड़ा होता है। हिंदी में मन में बहाए वस्तु को ही वस्तु समझा जाता है। तुम एक लेखक की हैसियत से बोल रहे हो, इसीलिए ऐसा कहते हो, किंतु सभी लोग लेखक नहीं हैं, दर्शक हैं, पाठक हैं, श्रोता हैं। वे हैं इसीलिए तुम भी हो। यह नहीं कि तुम ही हो इसीलिए वे हैं। वे तुम्हारे लिए नहीं हैं, तुम उनके संबंध से हो। पाठक या श्रोता तादात्म्य या तन्मयता से बात शुरू करें तो तुम्हें आश्चर्य नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि साहित्य संबंधी धारणाएं वास्तविक साहित्य में विश्लेषण के आधार पर बनाई जाएं। जिस प्रकार विज्ञान में इंडक्शन से डिडक्शन पर आया जाता है, तथ्यों के संग्रह से उनके विश्लेषण द्वारा उनके सामान्यीकरण से अनुमान और निष्कर्ष निकाले जाते हैं, इस प्रकार साहित्य में इंडक्शन से डिडक्शन पर क्यों ना आया जाए। इंडक्शन का क्षेत्र केवल हिंदी साहित्य तक ही सीमित क्यों रहे। उपन्यास क्या है, या पढ़ाते समय हम विश्व के प्रमुख उपन्यासों के उपरांत थी यह ठहराएं कि उपन्यास किसे कहते हैं और उसका शिल्प क्या है अथवा उसके प्रधान अंग क्या होते हैं। इसी प्रकार साहित्य में सौंदर्य किसे कहते हैं। इस प्रश्न के ऊहापोह का क्षेत्र केवल हिंदी की आत्मपरक कविता और हिंदी साहित्य की सीमित ना रखें। केवल तटस्थ व्यक्ति ही तदाकार हो सकता है। संकट काल में मेहमान दुश्मन होता है। मेरे ख्याल से महत्वपूर्ण बात यह है कि कला के 3 क्षण होते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें है और कई बार प्रश्न भी बनता है कि कला के कितने क्षण इन्होंने बताए हैं। तो यदि उनमें जरा सी भी कमज़ोरी रही हो
चाहे वह बौद्धिक आकलन की कमजोरी हो या संवेदन क्षमता की हो, कृति पर उसका तुरंत प्रभाव होगा। कला का पहला क्षण है जीवन का उत्कट दिव्य अनुभव, यानी पहला क्षण उन्होंने अनुभव या अनुभूति को बताया है जिसको हम महसूस करते हैं। दूसरा क्षण है इस अनुभव का अपने कसकते दुखते हुए मूलों से पृथक हो जाना, एक ऐसी फैंटेसी का रूप धारण कर लेना मानो वह फैंटेसी अपनी आंखों के सामने खड़ी हो। और इसका दूसरा क्षण है चिंतन, मतलब उसके बारे में सोचना। और इसका तीसरा व अंतिम क्षण है उस फैंटेसी के शब्दबद्ध होने की, उस फैंटेसी के शब्दबद्ध होने की प्रक्रिया का आरंभ और उस प्रक्रिया की परिपूर्णावस्था तक की गतिमायता। और तीसरा जो क्षण है वो है अभिव्यक्ति, यानी जो लेखक होता है, जो कला के द्वारा जो अनुभूतियाँ वो लेता है, फिर उसका चिंतन होता है, फिर उसकी अभिव्यक्ति। ये 3 क्षण उन्होंने किसके बताए हैं? ये 3 क्षण कला के बताए हैं। फैंटेसी को शब्दबद्ध करने की प्रक्रिया के दौरान जो सृजन होता है, जिसके कारण कृति क्रमशः विकसित होती जाती है, वही कला का तीसरा और अंतिम क्षण है। यानी कि लेखक जो अभिव्यक्ति करता है वही कला का तीसरा क्षण है। यानी कला का पहला क्षण क्या हुआ? अनुभूति, दूसरा जो क्षण हुआ वो चिंतन, और तीसरा क्षण अभिव्यक्ति। सौंदर्य प्रतीति का संबंध सृजन प्रक्रिया से है। सृजन प्रक्रिया से हटाकर सौंदर्य प्रतीति असंभव हो जाती है। प्राकृतिक सौंदर्य या नारी सौंदर्य का अवलोकन व्यक्तिबद्ध होने से सही अर्थों में सौंदर्य अनुभव नहीं कहा जा सकता। कवि शब्दों के अर्थ परंपरा से आरंभ होकर भाषा की सफाई और चमक के निर्वाह के लिए प्रकृतिकरण के हेतु आदर भाव तत्वों को ही काट देते हैं। अर्थ संपादन के पीछे सार्वजनिक सामाजिक अनुभवों की परंपरा होती है। कवि की यह फैंटेसी भाषा को समृद्ध बना देती है, उसमें नए अर्थ अनुषंग भर देती है, शब्द को नए चित्र प्रदान करती है। इस प्रकार कवि भाषा का निर्माण करता है। जो कवि भाषा का निर्माण करता है, विकास करता है, वही निसंदेह महान कवि है। मुक्तिबोध जी ने यह तीसरा क्षण नाम से जो पहला इसका प्रकरण लिखा है, उसकी जो मुख्य अंश थे वो मैंने आपको बताए जो इम्पॉर्टेंट थे। तो इसको आप एक बार पढ़ लें अच्छे से। और इसका जो मूल जो इसकी इम्पॉर्टेंट बात है वह यही है कि कवि जो होता है वो फैंटेसी यानी अपनी कल्पनाओं को पहले अनुभूत करता है, फिर उनका चिंतन करता है, और उसके बाद उन कल्पनाओं या फैंटेसी से जो अभिव्यक्ति जो निकलती है उसी का वह विकास करके उस अभिव्यक्ति को जो लेखन करता है, उसी के द्वारा भाषा का निर्माण होता है। और वही जो कवि इस तरीके से करता है वही एक महान कवि है। इस प्रकार मुक्तिबोध जी की हम इस कुशल निबंध लेखन शैली को देख सकते हैं। तो अगली वीडियो में अब हम मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत लंबी जो है निबंध एक वीडियो में पूरा कर पाना संभव नहीं है। तो आप अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।